लेडीज, लिकर और लेवरेज, ये 3 एल्स हैं जो एक इंसान को, जो एक स्मार्ट इंसान को तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉरेन बफे ने कहा था, कि चार्ली मंगर ने उसको कहा था और उसने खुद नरेट किया था। बल्कि वॉरेन बफे ने तो ये बात भी कही थी कि असल में मसला लेवरेज का है, बाकी के 2 एल्स सिर्फ इसलिए लग गए हैं कि वो लेवरेज हुआ है। अब आप इसको गलत तरीके से ना लें, क्योंकि मैंने जब फेसबुक पे पोस्ट डाली थी तो कुछ लोगों ने इस तरह से कहा था कि हम हर चीज में खवातीन को लेके आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज के अंदर कोई ना कोई रीजन होता है। जब भी कोई इतने बड़े लोग बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसके अंदर रीजन होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को इन तीनों वजहों से प्रॉब्लम में आते हुए देखा, और इनमें से एक वजह के अंदर तो मैंने भी अपना नुकसान उठाया, यानी कि इनमें से एक एल ने मेरा भी नुकसान किया है। अब वो ना वो अल्लाह का शुक्र है मैं शरीफ आदमी हूं, ना वो लिकर है, ना वो लेडीज में कोई चीज आती है। मसला हुआ था लेवरेज का। खैर, लेवरेज पे बात करते हैं। लेवरेज को बताता हूं, मैं डिफाइन करता हूं किस तरह से, क्योंकि अब मुझे हैरत होती है कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और आपको लेवरेज का नहीं पता। क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने, जब मैंने पोस्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि इस पर डिटेल वीडियो बननी चाहिए कि लेवरेज क्या होता है, और बड़े पढ़े लिखे लोगों ने ये बात कही थी। अब मैं उनको अलग से व्हाट्सएप मैसेज करूंगा कि यार आप देख लें, अब मैंने लेवरेज पे वीडियो बना दी। तो बेसिकली लेवरेज होता क्या है? लेवरेज हर चीज के अंदर होता है। आज आप बात करें, स्टॉक्स के अंदर लेवरेज होता है, आप किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर लेवरेज करते हैं, आप किसी लेट्स से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज कर रहे होते हैं, आप क्रिप्टो के अंदर लेवरेज कर रहे होते हैं, आप इसके अलावा कोई रियल एस्टेट खरीदते हैं उसके अंदर भी लेवरेज कर सकते हैं। लेवरेज हर चीज में होता है। लेवरेज बहुत ज्यादा बुरी चीज भी नहीं है, लेकिन ओवर लेवरेज करना प्रॉब्लम में आ जाता है। अब लेवरेज को डिफाइन करते हैं कि लेवरेज है क्या। बेसिकली लेवरेज का मतलब यह है कि आपके पास जो पैसे हैं नहीं, आप वो यूज कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप कर्जे के ऊपर काम कर रहे हैं। अब कर्जा बुरा नहीं होता अगर आप उसको प्रोडक्टिव चीजों में यूज कर रहे हैं, तो लोन कभी भी बुरे नहीं होते। इस पर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे। लेकिन लेवरेज को उसी के थ्रू, लेवरेज के थ्रू ही, कर्ज के थ्रू ही अपना सारा का सारा काम करना और अपनी जो ग्रोथ है उसी की बेसिस के ऊपर करना, वो एक बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे गोल्ड हो, कुछ भी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से आपको नजर आएंगे कि वो कहते हैं कि यार मुझे पता है ये 50 टाइम्स मैं कर सकता हूँ इस इन्वेस्टमेंट को, क्या लेट्स से 100 टाइम्स में कर सकता हूँ, 50% या 100% कर सकता हूँ इस बिजनेस को। मुझे थोड़े से पैसे चाहिए और मुझको एक लेवरेज चाहिए जो मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे मुझे अगर मिल जाएंगे तो मैं उन पैसों से इस बिजनेस को आगे बढ़ा दूंगा, या इस इन्वेस्टमेंट को मैं आगे कर दूंगा जिसके अंदर मैं ग्रोथ शो कर सकता हूँ। लेवरेज डबल एज सॉर्ड होती है। जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो आपको लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप बहुत स्मार्ट है। जब बुरा टाइम चलता है तो ये आपकी ऐसी की तैसी कर देता है। अब मैं स्टॉक्स के अंदर आता हूँ। स्टॉक्स के अंदर किस तरह से लेवरेज हो सकता है? अब मेरे पास लेट्स से $5000 है। $5000 के मैं मुझे स्टॉक्स लेने, अगर मैं $5000 के स्टॉक्स लेता हूं और वो स्टॉक मुझको लेवरेज पे मिलता है, या वो अमाउंट मुझको लेवरेज पे मिलती है, तो मैं 5000 की जगह $10,000 यूज कर सकता हूं। यानी कि मुझको ब्रोकरेज हाउस ने मुझसे कहा है कि आप $5000 की जगह हमसे डबल ले लें, $10,000 पे ट्रेड करें। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, ये हर ब्रोकरेज जो भी कंपनी होगी उसकी अलग अलग टर्म्स होंगी। हो सकता है बड़े ह्यूज किस्म का उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो, ये हमें नहीं पता। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, और ये टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मली हिडन होती है, ये आपको समझ नहीं आती शुरू में। खैर, अभी हम बात करते हैं कि आपको आपके साथ हो क्या रहा है। फर्ज करें आपने $5000 आपके पास थे, आपने $5000 का लेवरेज लिया, $10,000 हो गया। $10,000 के ऊपर आपने एक स्टॉक लिया जो कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 30% उसकी उसकी प्राइस बढ़ गई। 30% जब प्राइस बढ़ी तो $10,000 पे $3,000 आपको आपके हाथ में आ गए। अब आपके तो $5,000 ही लगे थे, तो बेसिकली एसेंशियली आपने क्या किया कि $5,000 पे $3,000 कमा लिए। तो आपने 30% फायदा नहीं लिया, आपने 60% फायदा लिया, क्योंकि $5,000 का अगर 3,000 आप ले रहे हैं तो बेसिकली आप 60% फायदा ले रहे हैं, आप पैसे लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास $10,000 हैं, आपने $10,000 के बाद आपने वही शेयर लिया और वो 30% नीचे चला गया। अब जब वो 30% नीचे जाएगा तो आपका जो नुकसान होगा, वो आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो रह जाएगी ऑलमोस्ट कितनी रह जाएगी, $7,000 रह जाएगी। तो आप जब $5,000 अपने ब्रोकर को दे देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ $2,000 रह जाएंगे, यानी कि $5,000 में से आपके पास सिर्फ $2,000 रहेगा। यही मेरे साथ हुआ था। 2011 का टाइम था और नए नए हम लोग दुबई में आए थे, 3 साल हुए थे मुझको दुबई में आए हुए। मैंने कुछ अमाउंट जो मेरे पास बची हुई थी, मुझे घर खरीदना था अपना पाकिस्तान के अंदर, उसमें से कुछ अमाउंट मेरे पास बची हुई थी जो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी। हालांकि मैंने लोन भी लिया हुआ था, मैंने उसकी जिक्र किया हुआ है पहले अपनी वीडियोस के अंदर। लेकिन थोड़ी सी अमाउंट थी, तो ऑफिस के अंदर काफी लोग इस पे बात कर रहे
थे कि यार हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर शुरू-शुरू का टाइम था तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि सीएफडी क्या होता है या लेवरेज क्या होता है या किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें एक चीज़ पता थी कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है। सिवाय इसके और कुछ नहीं पता था। भले वो दुबई में हो, भले वो पाकिस्तान के अंदर हो। हमारा जो लेवल था हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे, बहुत सारे लोग दुबई में कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ आती है कि जब ये अकाउंट खुलता है, $10,000 से इन्वेस्ट करना था, तो $10,000 इत्तेफाक से थे मेरे पास उस टाइम पर। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अब सब लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, सब लोग कॉल्स करते थे, हर हफ्ते हफ्ते में, बल्कि ऑफ़िस के अंदर टॉपिक ही यही होता था कि हमें कौन-सा स्टॉक ले रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत बड़े कोई जो ट्रेडर वो हैं, वो बन गए हैं और अब सब कुछ हमें समझ में आ गया 1 हफ्ते के अंदर। कभी कोई अमेज़न ले रहा है, कभी कोई उस ज़माने में ओरेकल था, आईबीएम था। मुझे और स्टॉक्स याद नहीं उस ज़माने के, लेकिन आजकल की जो फेसबुक और लेट्स से गूगल और एप्पल है, उस ज़माने के भी उसी हिसाब से स्टॉक्स होते थे। तो 2011 की बात है, उस ज़माने में एक मंत्रा होता था कि आप गोल्ड की प्राइस को अगर देखेंगे और स्टॉक मार्केट की, यूएस की स्टॉक मार्केट की प्राइस को देखेंगे, जो जो इनके ट्रेंड्स हैं वो रिवर्स होते थे। तो हमें किसी ने ये भी बताया था कि जब आप गोल्ड लेंगे तो अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी और अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो गोल्ड नीचे जाएगा। तो आप अगर हेज करना है अपने आप को तो थोड़ा बहुत इसमें हेज कर सकते हैं। जब वो नीचे जाएगा तो आप उसको दूसरी चीज़ को लेट्स से बेच दें और प्रॉफिट के अंदर और शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग भी हमें समझ आ गई थी कि उस टाइम पर क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। अब गोल्ड ने उस टाइम पर, बाय द वे, गोल्ड ने उस टाइम पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और अब जाकर आज से कोई, उससे कोई 12 साल बाद या 13-12 साल बाद आई थिंक उसने दोबारा से अपना कोई हाई बनाया है, वरना गोल्ड को जो कहते हैं ना इन्फ्लेशन हेज, मेरे ख्याल से ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सारी चीज़ें एक साथ ही शैटर हो जाती हैं जब आपकी ये चीज़ें चेंज होती हैं ना, मैक्रो इकोनॉमी चेंज होती है। बताएं ज़रा, मतलब गोल्ड की प्राइस नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर है, जो 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 आपकी हाउसिंग प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन के ऊपर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट हाई हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो ये जब आपकी बुरा टाइम आता है तो ये देख के नहीं आता है। एनीवेज, अभी जब जब हम ये कर रहे थे, ये जो ट्रेडिंग कर रहे थे, उसके अंदर भी हमारा यही माइंड था कि गोल्ड जब ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। हम उसी हिसाब से अपना गेम खेल रहे थे। $10,000 पे इन्वेस्ट किया था। विदिन अ मंथ, विदिन अ वीक आई थिंक मैंने कोई 11,000 कर लिए थे, यानी कि $1,000 का प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद कुछ लॉस हुआ था, फिर दोबारा से मैंने उसको रीगेन करके 11,000 से $12,000 पे अपना अकाउंट पहुंचा दिया था। उसके बाद एक डिप आती है बहुत जबरदस्त किस्म की गोल्ड के अंदर, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, गोल्ड था मेरे ख्याल से 1900 आउंस का, 1900 आउंस, 1900 डॉलर्स पर आउंस का, और हमारे पास जो जो अकाउंट में पैसे थे वो 12,000 थे। हम ज़्यादा गोल्ड नहीं ले सकते थे, लेकिन हम लेते थे, एक नहीं 10 आउंस लेते थे या कभी-कभी 100 आउंस लेते थे, और वही लेवरेज की वजह से लेते थे। और लेवरेज क्यों होता था उसके अंदर? क्योंकि हमारे पास, हमें ब्रोकर ने कहा हुआ था कि यार आप इतना छोटी अमाउंट से क्या करेंगे, आप बड़ी अमाउंट लें, हम आपको और लेवरेज देते हैं। मुझे याद पड़ रहा है कि शायद उसने हमें 10 टाइम्स गोल्ड का दिया था और स्टॉक्स का कोई 100 टाइम्स दिया था या कुछ ऐसे ही था। अब तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ये काम एथिकल, मुझे लगता है कि एथिकली भी सही नहीं है, और अगर किसी को समझ नहीं आता तो उसके लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है। मैं सबको मना करता हूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कभी भी लेवरेज से स्टार्ट ना करें। हमेशा बाय द वे, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि जो अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो वॉरेन बफे टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अगर बर्कशायर हैथवे की बात करें तो मैं देख रहा था उनके लॉसेस को, सिर्फ उनके लॉसेस को 1973 से 1975 के अंदर उनका लॉस था -59%। 1987 में उन्होंने लॉस लिया था -37% का, और 98 से 2000 के दरमियान उनका लॉस था -49%, और 2008 से 2009 का लॉस था उनका -51%। तो ये जो अपने आप को कहते हैं ना कि हमें सब कुछ आता है, तो किसी को कुछ नहीं आता है। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत करना है, थोड़ा बहुत गैम्बल करना है, अपना थोड़ा बहुत डोपामाइन को, अपना आपको रश आ रहा है तो उसके अंदर उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। जब भी क्रिप्टो के अंदर कोई लोग इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ करें, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब तक आप खुद से नुकसान नहीं सहेंगे, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो मैं कहता हूँ करें, लेकिन कम अमाउंट में करें, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में करें, ताकि आपको उसके अप्स एंड डाउन्स का पता चले। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोगों का ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, तभी लोगों को समझ में आता है। मेरे पास जब $12,000 हो गए थे, तो उस टाइम पे गोल्ड ने बड़ी जबरदस्त किस्म की डिप ली थी, और हम हर डिप के ऊपर यही समझते रहे थे कि बाय द डिप, बाय द डिप, कोई नहीं, ऊपर चला जाएगा। वो 12,000 से और सिर्फ गोल्ड नहीं, सब कुछ ही नीचे जा रहा था। वो जो एक मिथ थी ना कि गोल्ड ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, तो हमने यही सोच के अप एंड डाउन कर रहे थे। बहुत ही
बहुत ही टेंस किस्म का टाइम था। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे लिए $10,000 कम नहीं थे उस टाइम पर, और मैंने मेरे अपने सामने वो पैसे खत्म होते हुए देखे। मैंने अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया था उस जमाने में। हालांकि हमारा घर लेने का प्रोग्राम था, उसके 1 साल बाद हमने घर लिया था, थोड़ा सा लोन भी लिया था। तो ये चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, स्पेशली चाहे लेवरेज करें ना करें स्टॉक में, तो वो पैसे डालें जो आपको अगले 2 3 4 साल तक एटलीस्ट ना यूज करने हो। मैं तो वो पैसे डालता हूँ जो मुझे अगले 10 साल तक यूज नहीं करने होते। तो इसलिए ये चीज ख्याल में रखें। अच्छा, ये चीज स्टॉक में नहीं होती सिर्फ, ये चीज मैं आपको अब प्रॉपर्टी का बताता हूँ। प्रॉपर्टी के अंदर शुरू में जैसे लोग यहाँ पर, अब तो खैर रेगुलेशन काफी अच्छी हो गई है दुबई के अंदर, 0% डाउन पेमेंट के ऊपर लोग पहले फाइल्स फ्लिप करते थे। अब नहीं इस तरह से होता है। 20% के ऊपर डाउन पेमेंट एटलीस्ट करनी होती है। 20% से फायदा ये होता है कि जो भी प्लस माइनस होना होता है वो 20% के वैल्यूज के अंदर ही रहता है। तो बैंक्स भी इसमें सिक्योर्ड रहते हैं और ओवरऑल मार्केट भी सिक्योर रहती है। तो मेरे ख्याल से 20% अच्छा है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये 10% है, या इवन समटाइम्स 5% है अभी भी। तो ये देख सकते हैं कि दुबई के अंदर जो रेगुलेशंस हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम बाकी है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में अब उनको नजर आ रहा है। क्यों दुबई की मार्केट उस तरह से हिट नहीं हो रही है जिस तरह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी मार्केट हो रही है? एक तो रीजन यही ऑफ कोर्स है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बहुत सारी, वो आ ही रही हैं ऑफ कोर्स, पूरी दुनिया से आती हैं इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा ये कि जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग कैश लेकर आते हैं। और तीसरा ये कि जो लोग इन्वेस्ट करते भी हैं थ्रू मॉर्गेज, उनको एटलीस्ट 20% पे इन्वेस्ट करना होता है। या अगर कोई एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू मॉर्गेज, तो उसको ऑलमोस्ट कोई 50% के ऊपर मॉर्गेज करनी होती है प्रॉपर्टी। लेवरेज के अंदर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में लोगों ने घरों के घर बना लिए हैं और अंपायर्स खड़ी कर लिए हैं लेवरेज के थ्रू। क्योंकि जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो लेवरेज आपको बहुत फायदा करता है। लेकिन जब बुरा टाइम चलता है, तो वो आपको जमीन पे भी लेके आ सकता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। अब जो मेरा दोस्त है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने एक अपार्टमेंट अपना रेंट पे देने के लिए मॉर्गेज किया, और उस मॉर्गेज की अमाउंट जो जा रही थी, $1,200 जा रही थी। जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए, तो वो अमाउंट उसकी हल्के हल्के बढ़ना शुरू हुई, और $1,400 हुई, $1,600 हुई। उसको रेंट मिल रहा था उस प्रॉपर्टी से। जब वो $1,200 की उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही थी, तो उसको $1,400 का रेंट भी आ रहा था। $200 कैश फ्लो पॉजिटिव था वो। लेकिन जब उसके पास ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुआ, तो $1,400 के ऊपर जीरो कैश फ्लो पे आ गया वो। जो पैसे आ रहे थे वही उसके इंस्टॉलमेंट में जा रहे थे। उसके बाद $1,600 हुआ, उसके बाद $1,700 हुआ, उसके बाद $1,800 हुआ। तो वो परेशान हो गया कि यार ये कहाँ पर पहुंचेगा। अच्छा, उसने उस वक्त तक अपनी स्टेटमेंट नहीं चेक की थी जरा गौर से। जब उसने गौर से स्टेटमेंट चेक की, तो पता चला कि वो जो 30 इयर्स की अमोर्टाइजेशन थी, जो लोन का पीरियड था 30 इयर्स का, वो बढ़कर 60 इयर्स का हो गया। तो बैंक ने ऑटोमेटिकली, इसलिए कि उन लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, उसको ऑटोमेटिकली उन्होंने बढ़ाकर 30 इयर्स से 60 इयर्स का कर दिया, बियॉन्ड हिज लाइफ टाइम। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आप एक्सटेंसिव लेवरेज लेते हैं। अच्छा, उसने तो एक प्रॉपर्टी ली होगी, या चलें 2 प्रॉपर्टीज ली होंगी, और हो सकता है उसकी जॉब इतनी अच्छी हो कि वो इन इन सारे मसलों से निकल सके, फाइनेंस कर सके। लेकिन अगर किसी ने 4 प्रॉपर्टीज ली हुई हैं लेट्स से, और उसके पास, उसने यही सोचा हुआ था कि यार मेरे पास जो 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 मेरे पास इससे रेंटल इनकम आ रही है, उससे मैं थोड़ा सा पे करूंगा, पे ऑफ करूंगा इसका जो मॉर्गेज होगी वो, और बाकी के पैसे मेरे अपनी जेब में आएंगे, जो कि कैश फ्लो होगा मेरा। ऐसे लोगों के साथ जब 5 प्रॉपर्टीज होंगी, 4 प्रॉपर्टीज होंगी, तो उस केस के अंदर उनके पास नेट नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा। जब नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगा, तो वो उस प्रॉपर्टी को नहीं संभाल सकते, और उनको बेचना पड़ेगी वो प्रॉपर्टी। अब वो बिकती भी नहीं है ऐसे टाइम में, प्रॉपर्टीज बिकती भी नहीं है। तो इसलिए ये जो लेवरेज है, अगेन मैं कहता हूँ सबको कि बड़े ध्यान से लेवरेज लें। मैंने लेवरेज लिया हुआ है। मैंने लोन्स, ये एक तो मैंने अपना गलत एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस बता दिया ना लेवरेज का, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत अच्छे भी थे, जिसमें मैंने लोन के ऊपर अपना घर भी बनाया था। इसके अलावा भी मैंने कॉन्स्टेंटली लोन्स लिए हैं, और कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ली हैं उससे। लेकिन अगेन वो एक हद में रहकर लिए हैं। मैंने कभी भी ओवर लेवरेज नहीं किया। ओवर लेवरेज का मतलब क्या होता है, ये हर बंदे का अलग अलग डेफिनेशन होती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप आराम से अपनी इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द कैश फ्लो द प्रॉपर्टी इज जनरेटिंग, या कोई भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी उसकी जो जो एक्चुअल अमाउंट आ रही है, उसके बगैर आप उसको कर सकते हैं पे ऑफ, वेल एंड गुड। और अगर नहीं कर सकते, तो बहुत लंबे टाइम के लिए लेवरेज ना लें, या मॉर्गेज ना लें, या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले रहे हैं तो वो लंबे टाइम के लिए ना लें। अच्छा, इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जब अच्छा टाइम, अगेन एज आई सेड, चल रहा होता है ना, तो मॉर्गन होसल ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि नथिंग इज मोर ब्लाइंडिंग देन द सक्सेस कॉज्ड बाय लक, बिकॉज व्हेन यू सक्सीड विदाउट एफर्ट, इट्स इजी टू थिंक आई मस्ट बी नेचुरली
टैलेंटेड। अगर आपके साथ कोई चीज़ सक्सेस मिल रही है आपको और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सक्सेस मिल रही है, उसके अंदर आपको लगता है कि आप खुद बहुत स्मार्ट हैं। ये आप कभी भी दिमाग में ना लेके आएँ, क्योंकि यू नेवर नो कि सिचुएशन क्या होती है। मैं कुछ चीज़ें शायद इस वीडियो पे ना बोलूँ, इंस्टाग्राम पे बोल देता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियोज़ जो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। यू नेवर नो कि लक आपको कहाँ लेके जाती है। तो इसलिए लक के ऊपर अगर आप कोई वेव पे चल रहे हैं और उसकी वजह से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वो अपना फ़ायदा ना समझें, वो लक की वजह से हुआ है, लेकिन हाँ, उसको कैपिटलाइज़ ज़रूर करें, उसका फ़ायदा ज़रूर लें। लक की वजह से आपको फ़ायदा मिल रहा है, उसका फ़ायदा ज़रूर लें, लेकिन उसको अपने दिमाग पे चढ़ाएँ ना। मैं यूएई बेस्ड एक्सपर्ट हूँ और मैं डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ बनाता हूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, यूएस के स्टॉक से रिलेटेड, पाकिस्तान के स्टॉक से रिलेटेड। मैं जो यूएई के अंदर रहते हुए यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। एक है सर्वा का और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट कोई अप टू $25 अप टू $50 आपका रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके थ्रू आपको ये रेफरल बोनस मिल सकता है। अगर आपको रेफरल बोनस लेना है तो इन दोनों में से किसी भी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी रिलायबल ऐप है, एटलीस्ट मैं ज जहाँ तक देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इन्हीं के थ्रू की है। डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर मैं अपने पोर्टफोलियोज़ का भी ज़िक्र करता रहता हूँ इन प्लेटफ़ॉर्म्स का। इसके अलावा अगर आपको इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है और इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं इसके बारे में डिटेल देखनी है, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो नज़र आ रही होगी। इसके अलावा यूजुअल मनी मिस्टेक कौन-कौन सी होती हैं जो दुबई आते हैं लोग और वो करते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।